हाल ही में भारत के किस राज्य में वेनेडियम की खोज हुई है? तो हाल ही में भारत में जो वेनेडियम की खोज हुई है वो भारत के सेवन सिस्टर जो है नागालैंड, और हमारा नागालैंड है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, त्रिपुरा है, यानी जो सेवन सिस्टर है उनमें से एक राज्य हमारा अरुणाचल प्रदेश, और इस अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम की खोज हुई है जिसका भारत अब तक क्या करता था, आयात करता था। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो पाया जाता है वो हमारा पाया जाता है बॉक्साइट, तांबा, बॉक्साइट भी मिलता है मध्य प्रदेश में और तांबा भी मिलता है मध्य प्रदेश में। अगर राजस्थान की बात करें हम यहीं, तो राजस्थान राज्य में जो पाया जाता है वो सीसा पाया जाता है, सीसा। और एक महंगी चीज और मिलती है राजस्थान में, थोरियम, थोरियम, राजस्थान में थोरियम भी मिलता है। इसके बाद हम केरल की बात करें तो केरल में जो पाया जाता है, केरल में एक सर्वाधिक महंगी चीज है, नहीं, और सर्वाधिक का मतलब अपनी एरिया में जैसे सोना, सोना सबसे अधिक, यानी वैसे सबसे अधिक नहीं है लेकिन वैसे महंगा है, सर्वाधिक महंगा है, तो सर्वाधिक महंगा जो पाया जाता है यानी केरल में सोना पाया जाता है। और एक और चीज पाई जाती है केरल में, वो भी एक तरह से महंगी है, अभ्रक, अभ्रक, अभ्रक भी केरल में पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि वेदों की संख्या कितनी है? अगर हम वेदों की संख्या की बात करें तो वेदों की संख्या हमारी 4 है, और 4 वेद जो है वो कौन कौन से हैं? पहला वेद है हमारा ऋग्वेद, पहला वेद है ऋग्वेद, और ऋग्वेद जो है वो पुराना वेद है, और ऋग्वेद पुराना वेद है। इस पुराने वेद को अगर देखें तो इसका महत्व है, इस वेद को विश्व धरोहर सूची, यानी इस वेद को विश्व धरोहर सूची साहित्य में शामिल किए गए, विश्व धरोहर सूची साहित्य, विश्व धरोहर सूची साहित्य में इस वेद को शामिल किया गया, यानी ऋग्वेद को। दूसरा वेद हमारा सामवेद है, सामवेद, और सामवेद जो है, सामवेद में जो साम का अर्थ होता है वो होता है संगीत, संगीत, यानी सामवेद का अर्थ है संगीत, यानी सामवेद में सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, यानी इन शब्दों का वर्णन मिलता है। तो इससे कहते हैं कि जो सामवेद है वो हमारा है संगीत का वेद, यानी गाने का वेद। इससे अगला वेद है हमारा अर्थवेद, और अर्थवेद जो है, अर्थवेद, तो अर्थवेद में जो दर्शाया गया है, तो अर्थवेद में दर्शाया गया है कि अर्थवेद कर्म कांड पर निर्भर है, यानी ये कर्म कांड को ज्यादा मानता है, यानी देवी देवताओं को ज्यादा मानता है। इसके बाद जो अगला वेद है हमारा वो है यजुर्वेद, हाँ माफी चाहूंगा कि जो अर्थवेद है, अर्थवेद, अर्थवेद, अर्थवेद जो है वो कर्मकांड पर निर्भर कर्मकांड को नहीं मानता है, इसके लिए माफी चाहता हूँ कि जो कर्मकांड के लिए मानता है वो है यजुर्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद कर्मकांड के लिए यजुर्वेद मानता है। जबकि अर्थवेद में एक हमारे यहाँ यानी हमारे देश का जो वाक्य है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, वो अर्थवेद से लिया गया। और अर्थवेद में वैसे हमें मिलेगा कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद, और यह मुंडकोपनिषद जो है वो अर्थवेद का ही एक भाग है। तो इस तरह हम बात करें कि हमारे कितने वेद हैं, तो हमारे 4 वेद हैं, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद और नंबर 4 ऋग्वेद। अगला है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है?
तो दिलवाड़ा मंदिर अबू पर्वत यानी राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में पर्वत है अबू और उस पर स्थित है दिलवाड़ा मंदिर। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा की गई। 1336 ईस्वी में की गई, तो कहने का मतलब अर्थात 14वीं यानी 14वीं सदी में 14वीं शताब्दी में की गई थी हरिहर बुक्का द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो देखते हैं कि सबसे बब्बर यानी बाबर सबसे पहले मुगलों में जो सबसे पहले भारत में एंटर किया था वो बाबर था। और बाबर का जो युद्ध हुआ था पहला, तो वो पहला युद्ध इब्राहिम लोदी से हुआ था और वो युद्ध हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 ईस्वी में। तो यहाँ से क्लियर होता है कि 1526 में जब पहला युद्ध हुआ था और वहां से ही मुगल आए थे, तो मुगल राज्य की नींव 1526 ईस्वी के पानीपत के प्रथम युद्ध से पड़ी थी। पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था 1556 में हुआ था और 1556 में जो युद्ध हुआ था वो अकबर से हुआ था। अकबर यानी 1556 में जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था वो अकबर के साथ हुआ था। और एक सेनापति था हेमू, जो हेमू सेनापति था वो हेमू सेनापति था आदिल शाह यानी आदिल शाह, उसका पूरा नाम आदिल शाह यानी जो सेनापति था आदिल शाह का उसके साथ हुआ था। और आदिल शाह का जो सेनापति था यानी हेमू, आदिल शाह का सेनापति था हेमू हिंदू था जबकि अकबर मुस्लिम था। और अकबर और हेमू का युद्ध दूसरा हुआ था पानीपत का, जो कि 1556 में हुआ था। 1556 में ही उस समय हेमू के पिता यानी अकबर का पिता और अकबर का जो पिता था वो था हुमायूं और अकबर की माता का नाम था गुलबदन बेगम। तो अकबर का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1556 वाला वो हेमू जो था सेनापति था मोहम्मद आदिल शाह का। तो मोहम्मद आदिल शाह और अकबर के बीच हुआ था, जबकि वास्तविक लड़ाई जो हुई थी वो अकबर और हेमू के बीच हुई थी। तीसरा युद्ध पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था 1761 में। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो 1761 ईस्वी में हुआ था। और 1761 ईस्वी में जो युद्ध हुआ पानीपत का तीसरा युद्ध वो मराठा यानी एक मराठा और जिस मराठा का नाम था सदाशिव राव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। अब क्वेश्चन है कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो भारत तक समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों ने की थी और पुर्तगालियों में जो आया था वास्को डिगामा पुर्तगाली जो था वो भारत में 1498 में आया था 1498 में। इससे पहले बार्थोलोम्यू डियाज जो था दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप नामक स्थान से वापस चला गया था
1497 में जो आया था पुर्तगाली वास्को डी गामा, वो 1497 में चलने के बाद 1498 में भारत में आया था कालीकट बंदरगाह पर, जहां उसका जमोरिन नामक राजा ने स्वागत किया था। उसके बाद पड़बड़ यानी कहें तो पासे पुर्तगाली, रासे डच और बासे ब्रिटिश यानी अंग्रेज और रासे फ्रांसीसी यानी डेनिश, डासे डेनिश ये आए थे। इनके आने का क्रम यानी सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी, और जो जाने वाले थे वो सबसे बाद में पुर्तगाली गए थे। इनसे गोवा छीना था। गोवा भारत ने 62 में इनसे गोवा छीना था, तब ये पुर्तगाली यहाँ से गए थे। किसे, अगला क्वेश्चन है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और राजा राम मोहन राय जो थे वो राजा राम मोहन राय को अगर हम याद करें तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक, यानी राजा राम मोहन राय जो थे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, और ब्रह्म समाज के संस्थापक के साथ साथ सती प्रथा के विरोध में थे, पर्दा प्रथा के विरोध में थे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, वहीं आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। आर्य समाज की स्थापना जो की थी वो दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला क्वेश्चन है ठीक इसके आगे, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब अपनाया गया? तो पूर्ण रूप की बात करता है तो 15 यानी 26 जनवरी 1950 को। अगर आंशिक रूप की बात करता है तो 24 जनवरी 1949 को आंशिक रूप से यानी कुछ धाराएं लागू कर दी गई थी, और पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में भारत के संविधान में कितने भाग हैं? तो वर्तमान समय की अगर बात करें भारत के संविधान की, तो वर्तमान समय में भारत के संविधान में 24 भाग हैं और 450 प्लस अनुच्छेद हैं, यानी 450 से अधिक अनुच्छेद हैं। और वास्तविक संविधान की बात करें तो जो संविधान जिस समय बना था उस समय 22 भाग थे और 395 यानी 395 धाराएं थीं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो पहला संशोधन हुआ था, उसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 9वीं अनुसूची में क्या किया था कि 31 का 9वीं अनुसूची प्रथम यानी जो संशोधन हुआ था वो 1951 में हुआ था, और 1951 के तहत ये जोड़ा गया कि 31 का के तहत कि जो 9वीं अनुसूची में यानी 9वीं अनुसूची में जो भी कानून डाल दिया जाएगा उस पर सर्वोच्च न्यायालय विचार नहीं कर पाएगा, यानी विचाराधीन नहीं होगा। इसी बात के लिए केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने 2007 में अपनी उस बात को पलट दिया, और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 9वीं अनुसूची में पड़े कानूनों पर सर्वोच्च न्यायालय विचारणीय है, विचार कर सकता है। वहीं अगर हम 42वें संशोधन की बात करें तो 42वें संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए मुख्यतः। पहला था सामाजिक यानी समाजवाद, दूसरा था धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा था अखंडता, यानी जो तीसरा शब्द जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था अखंडता। अब हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा छुआछूत निषेध है? तो बात करें कि हमारा जो 19वां
अनुच्छेद है, 19वां अनुच्छेद हमें वाक की स्वतंत्रता देता है, यानी बोलने की स्वतंत्रता देता है, बैठने की स्वतंत्रता देता है, घूमने की स्वतंत्रता देता है। और वहीं हमारा अनुच्छेद 16 जो है वो रिजर्वेशन देता है, हमें आरक्षण देता है। अनुच्छेद 18 जो है, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है, यानी कोई भी व्यक्ति केवल और केवल राज्य, विद्या और सेना से संबंधित उपाधियां ले सकता है, किसी चौथी उपाधि नहीं ले सकता। अगर कोई भारतीय व्यक्ति किसी विश्व यानी विदेश की उपाधि लेना चाहता है तो उस उपाधि के लिए उसे राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। यदि राष्ट्रपति की अनुमति है तो वह उपाधि ले सकता है, अन्यथा नहीं। अगला है अनुच्छेद 17 की, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। इसमें कहा गया है कि छुआछूत निषेध, यानी इसमें अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत निषेध। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो इसका उत्तर हो गया हमारा 17 यानी अनुच्छेद 17। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। किस राज्य में विधान परिषद की सीटें सबसे अधिक हैं? तो बात करें उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटें सबसे अधिक हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री जी होते हैं, और प्रधानमंत्री जी ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं।